Hello guys, this is Garima Singh. Today we are going to read some important question one-liners from Wordsworth's Chiltern's Abbey's and other poems. So let's begin. What is the Chiltern Abbey? First question is, why is the year of 1790 is taken to be the year of the beginning of the romantic movement? जो 1798 में जो जब हम जानते हैं कि रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग हुई थी इनकी लिरिकल बैलेट से, जब वो एस.टी. कॉलेज के कोलैबोरेशन में उन्होंने लिखा था। तो इसका तो सही राइट ऑप्शन क्या होगा? बिकॉज इट वाज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिखकर बैड वर पब्लिश, बिकॉज द डेथ ऑफ द चौसर्स, बिकॉज ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग नन। तो इसमें सही ऑप्शन, जैसा आप देख रहे हैं कि इसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, तो ये हो जाएगा बिकॉज इट वाज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट वर पब्लिश्ड इन 1798। जैसा हम जानते हैं कि लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था, एंड दिस ईयर इज आल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द romantic moment. So now move to the next questions. How does it the speakers reacts to the nature? the सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? द स्पीकर हेट्स द नेचर, द स्पीकर लव एज द चाइल्ड बट grows fearful of it an adult. The speaker was in awe of it as a child but find deeper meaning in as adult. तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, द स्पीकर was in awe of it as a child and find deeper meaning in it as an adult। यानी कि जब वो छोटे थे तो उन्हें ये नेचर जो है बहुत ही ऑफुल, मतलब आश्चर्यजनक लगता था, बट जब वो एडल्ट हुए तो उन्होंने वो नेचर की डीपर मीनिंग उन्हें प्राप्त हुई। तो ये आपका राइट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीकर इज व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस पोएम्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? द मेमोरी एंड द पास्ट, नेचर एंड गॉड आर वन, मैन वर्सेस द नेचुरल वर्ल्ड, हाउ पीपल व्यू चेंज ओवर राइडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि हाईलाइट किया गया है, द व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम चिल्टन एबी जो पोएम उसकी ओवरऑल थीम क्या है? मेमोरी एंड पास्ट है, कि नेचर्स एंड गॉड है, कि हाउ पीपल व्यू चेंज ओवर टाइमिंग। तो इसका सही थीम क्या है चिल्टन एबी की? हाउ द पीपल व्यू चेंज ओवर द टाइमिंग, ये इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम्स रिफ्लेक्टिंग ऑन? मतलब जो है जो पोएम का जो स्पीकर है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? और इंडियन में हिज ओल्ड जॉब, हिज पास्ट, हिज मैरिज, हिज कैंपिंग ट्रिप। तो इसका सही आंसर, जैसा कि हाईलाइट किया गया, आप सब देख पा रहे हैं, ये हिज पास्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से। पैंथिज्म इज द बिलीव दैट गॉड नेचर एंड द गॉड आर वन। पैंथिज्म जो होता है, जैसा वो उसका ये बिलीफ है कि नेचर, प्रकृति और ईश्वर एक ही हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पैन मीन्स क्या होता है? पैन मीन्स होता है कि पैन मीन्स होता है कि ऑल, तो उसी से बना हुआ पैंथिज्म, तो इसका हो जाएगा पैंथिज्म बिलीव दैट नेचर एंड गॉड्स आर वन, कि प्रकृति और ईश्वर एक है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सच बात है कि ईश्वर और प्रकृति एक ही है, ऐसा पैंथिज्म लोग मानते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हु एक्यूज द वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग लॉस्ट लीडर? वर्ड्सवर्थ को किसने लॉस्ट लीडर कहा था? मतलब उन पे लॉस्ट लीडर होने का आरोप लगाया था। हम सभी जानते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, जो एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट माने जाते हैं, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्या कहकर बुलाया था? और लॉस्ट लीडर, अपनी लॉस्ट लीडर कहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द पोएट लॉरिएट। जो पोएट लॉरिएट को एक्सेप्ट करने का उन्हें लॉस्ट लीडर कहा था, जैसा कि उसमें आता है कि लॉस्ट लीडर में कि उन्होंने इसके लिए यूज़ किया ना कि ये एक्सेप्टेड एज द पोएट लॉरिएट एज ए रिबन टू स्टिक हिज कोट। ये लाइन उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द वर्ड्सवर्थ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग लॉस्ट लीडर। अभी जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें लॉस्ट लीडर कहकर क्यों एक्यूज किया था, बिकॉज ही हैज सब्सिड द पोस्ट ऑफ द पोएट लायरशिप ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज ही स्टार्टेड रिफ्यूटिंग द एस्टेब्लिशिंग पोएटिक थ्योरीज। या तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज ही हैज सब्सिड द पोस्ट ऑफ पोएट लायरशिप ऑफ द इंग्लैंड। ये इसी कारण रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको क्या कहा था, इन्हें लॉस्ट लीडर कहकर एड्रेस किया है। ये देखिए लाइन है, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन इन हिज कोट, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द लास्ट लीडर। यही लाइन कोट की जाती है लॉस्ट लीडर में, जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ को ये कहकर एक्यूज किया है। जो हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट सॉबर्टी के बाद 1843 के बाद जो है ये 1843 के बाद पोएट लाइट कौन बनाया गया था, वर्ड्सवर्थ को बनाया गया था। वो 1843 से लेकर 1850 तक पोएट लॉरिएट थे और 1850 इनकी डेथ हो गई थी। तो 1843 में पोएट लाइट एक्सेप्ट करने के कारण ही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें जो है एक्यूज़ किया था द लॉस्ट लीडर कह करके, जस्ट फॉर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस से जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन इन हिज कोट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कीप दिस इन माइंड। वर्स जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन इन हिज कोट रिफर्स टू हुम। ये जो लाइन है किसको रिफर की गई है, तो हम सभी जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर में संबोधित करके कहा है। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर मतलब एक मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया है। जस्ट फॉर ए रिबन इन हिज कोट, जैसे कि जो रिबन होता है जो कोट में स्टिक रहता है लगाया जाता है, उसी की तरह टैग के लिए रैंक के लिए उन्होंने पोएट लायरशिप के लिए जो है उन्होंने क्या वो हमें छोड़ गए, तो उन्होंने लॉस्ट लीडर कहकर एड्रेस किया है, ये कोट यूज़ किया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिसिज्म दैट वर्ड्सवर्थ यूजेस इन दिस पोएम टिंटन एबी। यानी बोला जा रहा है कि टिंटन एबी में वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म के कौन से दो मेन एस्पेक्ट्स का यूज़ किया है, नेचर पास्ट प्रकृति और अतीत दोनों का यूज़ किया है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ नेचर और पास्ट दोनों का यूज़ किया है। टिंटन एबी इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स है। टिंटन एबी और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये सब इनकी बहुत ही टेबल टर्न्स, ये सब इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो गाइस आप लोग इसको कीप इट इन दिस माइंड and that ki all these poems are very important as examination point of view, so you have to be in learn line by line. Who accused Wordsworth of being lost leaders, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसमें सही हो जाएगा। now move to the second section. This question is based on the Wordsworth's important poem The World is Too Much With Us. Let's have a look. By The World is Too Much With Us, this poem is written by William Wordsworth. As we know, The World is Too Much With Us is sonnet by the English romantic poet William Wordsworth. This poem was first published in the poem in 2 volumes. ये जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है The World is Too Much With Us, ये एक सोनेट है। हम जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने ओवरऑल, जैसा कि आप गाइस आपको बता दें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें, वर्ड्सवर्थ ने ओवरऑल 523 पोएम्स लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं, और जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सोनेट्स ये भी है आपका द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस।
ये लिरिकल बैलेड में आती है। और इस पोएम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन दिया गया है, आप इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, नोट डाउन कर लीजिए। द वर्ड इज टू मच विथ अस इज ए सोनेट written by the English romantic poet William Wordsworth. This poem was published in the volume in his volume Poem in Two Volumes, जो इसमें किसमें ये पब्लिश हुई, Poem in Two Volumes 1807 में पोएम पब्लिश हुई थी। It was written in Italian sonnet format and Wordsworth used iambic pentameter. ये जो पोएम है, ये जो सोनेट इनकी Wordsworth द वर्ड इज टू मच विथ अस, ये सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। हम सभी जानते हैं आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबस होते हैं, 5 फुट और 5 फुट और 10 सिलेबस होते हैं। कितने सिलेबस होते हैं? 10 सिलेबस होते हैं। 10 सिलेबस होते हैं, तो 10 सिलेबस होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर उसी को बोला जाता है जिसमें 5 फुट और 10 सिलेबस होते हैं, इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोला जाता है। द ऑक्टेव राइमिंग स्कीम इज ABBA एंड सेस राइमिंग CDC यानी कि जो ऑक्टेव होता है, हम सभी जानते हैं जो ऑक्टेव होता है, पेट्रार्कियन फॉर्म ऑफ सोनेट क्या है कि उसमें ऑक्टेव और सेटेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑक्टेव 8 लाइन्स को बोलते हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और सेस्ट कितने सेस्ट जो है 6 लाइन्स की होती है। सेटेस्ट जो है कितने लाइन की होती है? 6 लाइन्स की। 6 लाइन्स को हम सेटेस्ट बोलते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ऑक्टेव की? तो ऑक्टेव से यानी कि 8 और 6 मिलकर बन गए 14। तो इस ऑक्टेव राइमिंग स्कीम से अब्बा अब्बा कर लीजिए, ABBA और सेटेस्ट की राइमिंग स्कीम होती है CDCD। ये सक्सेस की लाइन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द पोएम वर्ड इज टू मच विथ अस कंपोज? ये जो पोएम है वर्ड इज टू मच विथ अस कब कंपोज की गई थी? 1802 में कंपोज की गई थी। और पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश ये की गई थी आपने जैसे देखा है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में। Now move to the next question. When was the poem word is too much with us published? अभी मैंने बताया कि ये पब्लिश कब हुई है? 1807 में। जैसे हाईलाइट हुआ इसमें 1807 में ये हाईलाइट किया गया। What type of the poem the word is too much with us? इससे अभी मैंने बताया कि पेट्रार्कियन सोनेट्स में लिखी गई है। पेट्रार्कियन फॉर्म ऑफ सोनेट्स क्या होता है? और 8 लाइन का ऑक्टेव होता है। 8 लाइन का क्या होता है? ऑक्टेव। और 6 लाइन का सेटेस्ट होता है, उसी को हम पेट्रार्कियन सोनेट्स बोलते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऑक्टेव की ABBA और सेटेस्ट की क्या होती है? CDCD। ये सेटेस्ट की जो है राइमिंग स्कीम होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वॉल्यूम्स वर देयर इन द पोएम फर्स्ट पब्लिश? जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये, तो उसमें कितने वॉल्यूम्स थे? ओनली 1, ओनली 2, मोर देन 3, 5 कितने थे? तो ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, जैसा कि नाम मैंने बताया था पोएम जिसमें ये पब्लिश हुई थी उसका क्या नाम था? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। ये इसमें पब्लिश हुई थी 1800 का पब्लिश हुई थी 1807 में। और लिखी कब गई थी? 1802 में। What is the Proteus in the poem word is too much with us? The word is too much with us में Proteus कौन है? Proteus जो है ग्रीक गॉड है
द ग्रीक सी ऑफ गॉड। वॉट पेंटामीटर यूज इन दिस पोएम, तो हम भी सभी जानते हैं आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है पेट्रार्कियन फॉर्म में ऑफ सोनेट्स है, जिसमें 8 लाइन का ऑक्टेव सक्सेस होते हैं, 6 लाइन का, उसी को पेट्रार्कियन फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, ऑक्टेव की ए बी बी ए यानी कि अब्बा अब्बा, और सक्सेस की सी डी सी डी सी डी। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। All these questions are taken from the has been taken from the word is too much with us. In what task do we lose our power according to the poet? इन किस टास्क में अपने हम पावर को लूज करते हैं? गेटिंग एज स्पेंडिंग, गेटिंग ट्रू हैप्पीनेस, टू गेन पावर प्रेस्टीज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इसकी ओपनिंग लाइन ही क्या है, द वर्ड इज टू मच विद अस एंड वी ले वेस्ट आवर पावर्स इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो इसका ऑप्शन क्या, गेटिंग एंड स्पेंडिंग एंड टू गेन पावर एंड प्रेस्टीज। तो ये 1 और 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑथर वी हैव नो डेप्थ इन आवर हार्ट, मतलब हमारे में कोई डेप्थ नहीं है, तो हमारे दिलों में कोई डेप्थ नहीं है। इसका क्या मतलब है, टू अंडरस्टैंड द वर्ड, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ नेचर। मतलब किसके प्रति डेप्थ नहीं है, तो हम सभी जानते हैं प्रकृति के प्रति हमने ध्यान देना बंद कर दिया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतनी बिजी हैं कि हमें प्रकृति को देखने का जो हमें एक नेचुरल इमॉर्टल एजुकेशन देती है, हेवनली एंड डिवाइन एजुकेशन देती है, उसकी ओर हमें देखने का जरा सा भी टाइम नहीं है, इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी है। तो ये हमें टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ नेचर इसकी समझ देती है, इसकी समझ देती है, इसका जो है डेप्थ हमें नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू पोएट वाई वी आर अनेबल टू गेट प्लेजर फ्रॉम द नेचर, हम जो है प्रकृति से जो है प्लेजर लेने में क्यों असमर्थ हैं? बिकॉज वी हैव लॉस्ट सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर, क्योंकि हमने प्रकृति के प्रति सेंसिबिलिटी खो दी है। वी डोंट फील एनी लिंक बिटवीन सोल एंड नेचर, कि हम प्रकृति और सोल के बीच में कोई लिंक नहीं पाते हैं। कि वी आर बिजी टू अर्न मनी, या पैसे कमाने में हम बिजी हैं। तो ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैज़ द मैन लॉस्ट, मैन ने क्या खो दिए हैं, हम इंसानों ने क्या खो दिया है? द मैन लॉस्ट हिज वेल्थ, द मैन लॉस्ट हिज हेल्थ, द मैन लॉस्ट हिज हार्ट टुवर्ड्स द नेचर। तो हम इंसानों ने क्या खो दिया है? प्रकृति की ओर ध्यान देना मतलब बंद कर दिया है, यानी कि हम द मैन लॉस्ट हिज हार्ट टुवर्ड्स द नेचर, ये ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। What does the opening line of the poem the word is too much with us show, जो word is too much with us show की ओपनिंग लाइन है क्या क्या दिखाती है हमें? The men are wasting their capabilities, हम इंसान जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। The men are losing their powers and heart towards the nature, हम इंसान जो है क्या कर रहे हैं? प्रकृति के प्रति जो है अपने पावर को और हार्ट को लूज कर रहे हैं। दे डू नॉट फील लव फॉर नेचर एबव ऑल ऑफ एबव, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हम जो है अपनी कैपेबिलिटी को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और अपने हार्ट को जो शक्ति है, पावर है, उसको प्रकृति की ओर ना ध्यान करके भी लूज कर रहे हैं। एंड दे डू, और हमें प्रकृति के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है। तो इस ऑल ऑफ एबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी बी ए सी डी सी। तो ये है कि ए बी बी ए सी डी ई ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ए बी सी डी तो नहीं है, तो इसमें ए और बी जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी ये सी ऑप्शन है, ये शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट्स की राइमिंग स्कीम है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये राइमिंग स्कीम किसकी है? शेक्सपियरियन सोनेट की है। तो व्हाट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, जो वर्ड इज टू मच विथ अस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑक्टेव है, सेस्टस है कि क्वार्टर है कि सेस्टस है। क्वार्टर 4 लाइन की पोएम्स को क्वार्टर्स बोलते हैं।
कि क्वेटेंस एंड वन कपलेट है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो अभी मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि ये जो पोएम है इनकी वर्ड इज टू मच विथ अस, ये किसने पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सॉनेट में लिखी गई, जिसमें एक 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का सेट होता है। तो राइमिंग स्कीम ABBA CDCD है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, वन सेस्टेट। Now move to the next question. Question number 14. The word is too much with us was a famous इल्जी लिरिक ऑड क्या है? ये सोनेट है। हम पोएट रिफर्स टू बी इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। पोएट ने वर्ड इज टू मच विथ अस में क्या रिफर किया है? प्रीस्ट को, या प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, द थीस्ट को, ये थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है। थीस्ट का जस्ट अपोजिट अथीस्ट होता है। पैगन नॉन क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन को पैगन कहते हैं। मटेरियलिस्टिक जो है भौतिकवादी जो होते हैं, तो पैगन को यानी कि नॉन क्रिश्चियन जो नॉन रिलीजियस पर्सन होते हैं उन्हीं को हम पैगन कहते हैं। जिसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ड इज टू मच विथ अस में पोएट ने किसे रिफर किया? द पैगन को। द प्रोटियस एंड टाइटन्स आर सी गॉड। प्रोटियस और टाइटन्स ग्रीक गॉड थे, सी गॉड के ग्रीक सी गॉड थे। Now move to the question number 17. The verse was condemns the nature blessing verse pursues all of the above। वर्ड्सवर्थ ने किसे कंडेम्स किया इस पोएम में? द वर्ड इज टू मच विथ अस में विथ को, कि ब्लेसिंग को, द वर्ल्डली परसूट को, वर्ल्डली परसूट को, वर्ल्डली परसूट यानी कि संसारिक खोजों को, संसारिक भौतिकतावाद को उन्होंने क्या किया? कंडेम किया, इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। Now move to the question number 18. Due to our carelessness, the nature objects do not, हमारी लापरवाही के कारण जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं वो डू नॉट कंडेम अस, हमें कंडेम नहीं करते हैं, कि हार्म नहीं करते हैं, कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं, कि ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु रूट द वर्ड्स टू मच विथ अस, ये तो आप सभी जानते हैं किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। Now move to question number 20. Who are the gods mentioned in the poem? इस पोएम में किस गॉड को रिफर किया है वर्ड्सवर्थ ने? सी गॉड किसको? प्रोटियस और टाइटन को किया है। ये ग्रीक सी गॉड है, द प्रोटियस और टाइटन। Now move to the question number 21. Why is the speaker dissatisfied with the way that human beings have been living their lives? स्पीकर जो है, जो ह्यूमन बींग जो लाइफ जी रहे हैं उससे क्यों डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है? बिकॉज ही फील दैट पीपल आर कंटेंट विद द वे दैट दे हैव बीन ब्लिसफुली इग्नोरेंटली लिविंग देयर लाइफ विद डिसअपॉइंट्स हिम। क्योंकि कभी ये फील कर रहा है कि जो हम इंसान हैं अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हैं, वे हैं ब्लिसफुल इग्नोरेंटली लिविंग देयर लाइफ, हम बहुत अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग हिम, और यही चीज़ उसे निराश कर रही है। He thinks that people have the potential to change their humdrum lives eventually, but he is not certain to put all of his faith in humankind. कि ऑप्शन सी, he feels that people not living their lives according to the ways of nature, कि कभी ये महसूस कर रहा है कि जो हम इंसान है वो प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, एंड डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू सो। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ही बिलीव दैट दे आर लेजी एंड विल नेवर चेंज, कि हम आज अभी आलसी हैं और कभी नहीं बदलेंगे। इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ही फील्स दैट पीपल आर कंटेंट विद द वे, हम लोग जो हैं अपने उन तरीक़ों से संतुष्ट हैं, दैट दे हैव बीन ब्लिसफुली इग्नोरेंटली लिविंग देयर लाइफ, जैसे कि वो जिस अज्ञानता में जी रहे हैं उससे बहुत संतुष्ट हैं, विद डिसअपॉइंटिंग जो उसे यानी कि स्पीकर को, कवि को क्या कर रहा है, बहुत निराश कर रहा है ये बातें। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट डज द स्टोरी फोकसेस ऑन? व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ दिस पोएम? क्वेश्चन नंबर 22. जो पोएम का जो सेंट्रल पर्पस क्या है? टू इंसाइट द आइडिया दैट वुड अलाउ द पीपल टू इंस्पायर ए जनरेशन built upon supporting and being one with nature की। ऑप्शन नंबर बी, टू लेट पीपल नो दैट स्पीकर हैज़ होप फॉर बेटर फ्यूचर, के बेहतर फ्यूचर के लिए कभी को उम्मीद है। टू, या ऑप्शन नंबर सी, टू कन्वे द फियर्स दैट ह्यूमन्स हैव द पोटेंशियल टू फॉल बिहाइंड द ग्रेस ब्यूटी एंड एफर्टलेस ऑफ नेचर की। ऑप्शन नंबर डी, टू लिंक द रिलेशनशिप दैट नेचर हैज़ विद द इवेंचुअल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन काइंड,
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू लिंक द रिलेशनशिप यानी कि प्रकृति और जो मानव की डिग्रेडेशन है उसको उससे जोड़ना है। What does the story focuses on? Taking life for granted, the wind always howling, giving our hearts away, the sea and her bosom. The world is too much awake, too much with us की स्टोरी किस पे फोकस करती है? टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द पोएम कंपेयर द विंड टू? कवि ने जो है इस कविता में विंड की तुलना किससे की है? स्क्रीमिंग रॉयल से, रेन से, स्लीपिंग फ्लावर से, बर्ड सिंगिंग से। तो स्लीपिंग फ्लावर से। नाउ तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट लाइन डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कनेक्टेड विद मटेरियल्स? ये जो लाइन है कि द स्पीकर सजेस्ट वी आर कनेक्टेड, हम मटेरियल भौतिकतावाद से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सून, ये लाइन इस लाइन से संदर्भित होता है कि हम जो है प्राकृतिक लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे सॉर्डेड वुंड, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी लेस्ट आवर पावर, कि खरीदने और बेचने में ही अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लाइन जो है सजेस्ट करती है कि वी आर कंसर्न विद द मटेरियल्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज द सी गिव टू द मून? सी जो है मून को क्या देती है? अपनी लाइट देती है, हर लाइट देती है, हर प्लेस देती है, कि हर बॉजम देती है, कि हर बॉडी देती है। तो सी है जो मून को क्या देती है? हर बोजम, यानी कि हर बोजम अपनी खिलने को देती है। अकॉर्डिंग टू पर्सोना वी आर आउट ऑफ टाइम, की ट्यून, की फूड, की मनी। तो इसका क्या हो जाएगा? सही, और ये इसमें ऑप्शन में प्रिंट हुआ है, ये फेमस है। तो वी आर आउट ऑफ हाँ नहीं, ये जो है पोएम की लाइन को कंप्लीट करना है तो इसका सही हो जाएगा वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून, TUNE। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TUNE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now move to the answer question number 28. The theme giving up nature for materialistic things and how it has changed the people. मतलब हम बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति ध्यान देने के कारण गिविंग अप द नेचर फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग, यानी कि भौतिकतावादी विचारधारा को त्याग करके हाउ इट हैज चेंज द पीपल, लोगों को कैसे बदल दिया है। ट्रू कि फॉल्स? गिविंग अप नेचर फॉर मैटेरियलिस्टिक थिंग एंड हाउ इट हैज चेंज द पीपल। तो ये ट्रू हो जाएगा। इसमें कवि जो है ये कह रहा है कि हम वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, कि लोगों ने प्रकृति के भौतिकतावादी जीवन के में बहुत अधिक व्यस्त हो गए और प्रकृति को ध्यान देना कम कर दिया है। तो इस मटेरियलिस्टिक जीवन ने लोगों को बहुत अधिक परिवर्तित कर दिया है। ये ट्रू है। ये तो ऑप्शन टू क्या एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। increases the materialism from the industrial revolution and the movement away from the natures। इंक्रीज में बहुत अधिक भौतिकतावाद ने और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने द मूवमेंट अवे फ्रॉम द नेचर प्रकृति से काफ़ी दूर ले गया है। तो ट्रू और फॉल्स में ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। द स्पीकर विशेष टू हैव व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड? कवि की जो इच्छा है किस टाइप के बैकग्राउंड की है? पैगन की, कैथोलिक की, ग्रीक की, क्लियर की? तो पैगन की है। हाउ मेनी लाइन्स आर इन द पोएम्स? के पोएम में कितनी लाइनें हैं? कि हम सभी जानते हैं सोनेट जो 14 लाइन्स की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। लेट्स हैव अ लुक। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज पोएम। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोएम किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोएम कंपोज्ड इन वर्ल्ड इज टू मच विथ पोएम कब लिखी गई थी? 1802 में लिखी गई थी। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पब्लिश इन, और वर्ल्ड इज टू मच विथ अस कब पब्लिश हुई थी? हम सभी जानते हैं कि पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। कब? 1807 में। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोएम रिटन इन किस में लिखी गई? आयम्बिक पेंटामीटर लाइन में लिखी गई है।
व्हाट इज द जॉनर ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, हम सभी जाते हैं पेट्रोकियन सोनेट फॉर्म में लिखी गई, जिसमें 8 लाइन की ऑक्टेव और 6 लाइन का सिस्टस्ट होता है। राइमिंग इसकी ए बी बी सी डी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, सो द वर्ड इज टू मच विथ अस, इस पोएम की जो टाइटल है द वर्ड इज टू मच विथ अस, इसकी मीनिंग क्या है, द पीपल हैव बिकम सो कंसर्न विथ वर्ल्डली मटेरियल थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न विद द नेचुरल वर्ल्ड, लोग इतने अधिक मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गए हैं कि नेचुरल वर्ल्ड से उनका कोई कंसर्न ही नहीं रह गया। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम वर्ड इज टू मच विथ अस, तो वर्ड इज टू मच विथ अस की पोएम की थीम क्या है, इल्यूजन एंड वर्सेस रियलिटी, यानी कि भ्रम वर्सेस वास्तविकता। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द पोएट क्रिटिसाइज इन दिस पोएम, इस कविता में कवि ने किसको क्रिटिसाइज किया, द वर्ड इज द वर्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि प्रथम औद्योगिक क्रांति को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ग्रीक गॉड्स आर डिस्क्राइब इन पोएम, कविता में कितने जो है ग्रीक गॉड का मेंशन किया गया है, तो 2, प्रोटियस एंड ट्राइटन। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 10। so what is the quality of different shapes, जो डिफरेंट मतलब जो 2 टाइप्स मेंशन किए इनके डिफरेंट इनके आकार कैसा है, तो ही कैन एज्यूम डिफरेंट शेप, यानी कि ये जो गॉडेस सी प्रोटियस और टाइटन है, ये कोई भी ही कैन एज्यूम डिफरेंट शेप, यो कोई भी शेप धारण कर सकता है, यानी मेटामॉर्फोसिस का यूज़ करता है, यानी कोई भी शेप धारण कर सकता है। जो प्रोटियस गॉड सी गॉड प्रोटियस हैं, इनको ये इनके अंदर ये पावर है कि कोई भी शेप में कोई किसी भी का भी रूप ले सकते हैं, मेटामॉर्फिज्म है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टाइटन गॉड, टाइटन गॉड की क्या क्वालिटी है, ही ब्लू हिज कॉन्च इन ऑर्डर टू कॉम द वेव से, यानी कि वो अपना समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या करते हैं, अपना शंख बजाते हैं। कॉन्च मीन्स क्या होता है, शंख। The word is too much with her. The sea that bears her bosom to the moon. Which figure of speech used in this line? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की गई, तो पर्सोनिफिकेशन है, जैसे एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को मोनो क्वालिटी एट्रीब्यूट की गई तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द वर्सेस पोएम मोस्टली डीलिंग विद, वर्सेस की सभी अधिकांश कविताएं किससे डील करती हैं, द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ्स, साधारण मतलब देहाती जीवन और लाइफ को के साथ डील करती हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, तो एजोनेंस है। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो मैंने पहले बताया ऑक्टेव जैसे ए बी बी ए सी डी डी सी डी। क्वेश्चन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द टाइप ऑफ पोएम, ये किस टाइप की पोएम, तो इटालियन सोनेट्स है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम, पोएम में कितनी लाइन है, 14 से। व्हाट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोएम दैट गेट्स पब्लिश, किस एंथोलॉजी में, यानी एंथोलॉजी कहते हैं कलेक्शन ऑफ द पोएम्स को, पब्लिश हुई थी 3 पोएम इन 2 वैल्यूज ऑफ पब्लिश हुई 1807 में। वो विशेष टू डिमेन एज ए पैगन इन दिस पोएम, इस कविता में कौन पैगन बने रहने की इच्छा कर रहा है, द पोएट हिमसेल्फ, कवि स्वयं। व्हाट डज द पोएट क्रिटिसाइज इन दिस पोएम, कवि ने किसको क्रिटिसाइज किया, द वर्ड ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, प्रथम औद्योगिक क्रांति को जो है क्रिटिसाइज किया है। ग्रेट ओ गॉड आई हैड रादर बी ए पैगन सो कॉल्ड इन क्रीड आउट वन एन एग्जाम्पल ऑफ enjambment. Now move to the question number 23. Identify the figure of speech in the given sentence, में आपको figure of speech पहचानना है। The word is too much with us क्या है, इसमें alliteration का figure of speech है। The sea that bears her bosom to the moon, इसमें कौन सा फिगर स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। वी हैव गिवन और हॉर्स, इसमें मेटाफर है। विच लाइन्स ऑफ द पोएम आर एग्जाम्पल एल्यूजन, इसमें कौन सा एल्यूजन का एग्जाम्पल है। हैव ए साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज ब्रेथ हॉर्न। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25।
Suckle in the creed outward name the figure of speech. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओ हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न एज एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी द नेम द रिटोरिक डिवाइस इज इमेजरी। प्रोटियस जो है, जो गॉडेस सी हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? समुद्र से निकलते हैं। तो इसे कौन सा रिटोरिक डिवाइस यूज हुआ? इमेजरी का। For this, for everything, we are out of time. Which figure of speech has been used in the above line? Poet consonance का use हुआ है। So guys, all these questions are very important as examination point of view. So आप ये प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि वो कैसा लगा ये सेशन। So have a good night, nice dreams.